हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर फिजिक्स में। तो एक्सप्लोर फिजिक्स की ये जर्नी जो है अब आगे जो है आपके गॉस थ्योरम से आगे चलेगी। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में गॉस थ्योरम पढ़ा था। आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को देखिए, उसमें गॉस थ्योरम के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम गॉस थ्योरम के जो है कुछ एप्लीकेशंस करेंगे जो आपके सीबीएसई बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप प्लीज़ जो है इन एप्लीकेशंस को देखिए और इनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। और दूसरा जो है, आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि अभी न्यूमेरिकल इसमें क्यों नहीं इन्वॉल्व किए। तो हम जो है न्यूमेरिकल इस एप्लीकेशंस के बाद जो है करेंगे। ये एप्लीकेशन बहुत मज़े के होने वाले हैं, आप देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं आप देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज, और ए चार्ज वायर भी कह सकते हैं हम। एक इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज है, उससे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। और दूसरा जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। एक शेल के ऊपर, अगर स्फेरिकल शेल के ऊपर चार्ज दे दिया जाए तो उससे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट, यदि एक प्लेन शीट आपको प्रोवाइड कर दी जाए तो उससे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण होगा। तो फॉर्म होगा, डेवलप होगा। तो उससे हम उसको भी हम थर्ड वाले इसमें करेंगे। और लास्ट वन है आपका कुलाम लॉ बाय गॉस लॉ। जो आपने कुलाम लॉ सबसे पहले लेक्चर में पढ़ा था, वो गॉस लॉ से कैसे निकलेगा, गाउस लॉ से। तो गाउस लॉ से उसको हम कैसे निकालेंगे, इसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है उसको हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्यू टू ए इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज को हम कर रहे हैं। तो देखिए जरा, ठीक है, ये क्या है और ये किस ढंग से जो है काम करता है। तो इसको अब हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग प्लीज इसको देख लीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनेटली लॉन्ग लाइन चार्ज, हमारे पास मान लिया जाए एक लाइन चार्ज है। तो मैं एक लाइन चार्ज को बना रहा हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा लाइन चार्ज है, ये लाइन चार्ज हो गया आपका, ठीक है। इसमें पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली जो है डिस्ट्रीब्यूट है। ये इस ढंग से जो है आपका यूनिफॉर्मली जो है पॉजिटिव चार्ज जो है इसमें डिस्ट्रीब्यूट है। और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो मैंने इसे डॉट 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 करके दिखा दिया, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है। इस ढंग से मैंने इसको आपको शो कर दिया। इस सेक्शन की कुछ लेंथ रही होगी और इसमें चार्ज डेंसिटी जो है लैम्डा है। कितनी है आपकी चार्ज डेंसिटी, लैम्डा प्रोवाइड की गई है। आपको इससे कुछ दूरी पर, यानी कि इस पॉइंट पे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। इस पी पॉइंट पे आपको फाइंड आउट करना है। तो आपसे आप कैसे इसको निकालेंगे, गॉस थ्योरम से कितना इजी हो जाएगा आप देखिए। आप मेरे लेक्चर नंबर 20 को देखिए। तो लेक्चर नंबर 20 में मैंने जो है इसको जो है विदाउट गॉस थ्योरम कर रखा है, गाउस थ्योरम कर रखा है। तो आप इसको करिए, तो वहाँ देखेंगे और इसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों गाउस गाउस थ्योरम कितना ज़बरदस्त है और कितने अच्छे ढंग से इसको कैलकुलेट करता है। तो गॉस थ्योरम को कभी भी अप्लाई करने के लिए हमें एक जो है गॉसियन सरफेस को डिज़ाइन करना पड़ता है। और वो गॉसियन सरफेस जो है डिपेंड करता है कि चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट है। तो चार्ज इसमें जो है एक लाइन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट है। एक वायर के ऊपर, पतली सी वायर के ऊपर एक पतली सी वायर है, उसमें जो है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, जैसे एक चौक है, चौक ये एक लाइन की तरह दिख रही है आपको। इसमें चार्ज जो है यूनिफॉर्मली क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूट है। और उसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा। हमसे उससे हमें बोला गया कि इससे आर दूरी पर जो है आपका क्या निकाल दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट कर दीजिए। तो अब हम इसको फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक क्लोज सरफेस को डिजाइन करना पड़ेगा इसके आगे। तो इसके लिए सबसे बेस्ट जो क्लोज सरफेस बनेगा वो आपका सिलेंड्रिकल बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये ऐसे एक लाइन चार्ज है तो इसके चारों ओर से कवर करने वाला जो प्रॉपर सरफेस बनेगा वो कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल सरफेस बनेगा। तो मैंने एक सिलेंड्रिकल सरफेस को इसके चारों ओर कंसिडर कर लिया, जो जिसको मैं देखो, और वो उसका रेडियस उतना ही होगा जितनी दूरी पर मैं आपका क्या चाहता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड को चाहता हूँ। तो ये मैंने एक लाइन चार्ज जो है इसके के चारों ओर जो है क्या बना दिया, आपका एक सिलेंडर बना दिया। तो ये सिलेंडर आपका बन गया, देखिए ये आपका सिलेंडर तैयार हो गया। और इस सिलेंडर की कुछ तो लेंथ रही होगी। लेट द लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर बी लैम्डा। इसकी लेंथ कितनी है आपकी, सॉरी, लेट द लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर बी, लेट इट बी एल। एंड लैम्डा इज द चार्ज डेंसिटी, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसमें चार्ज जो है लीनियरली जो है डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली। तो ये लैम्डा हो गया। तो इससे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा उसको हम देख रहे हैं।
तो इसमें कौन कौन सी सर्फेसेस पड़ रही हैं, यदि हम इस सिलेंडर को ध्यान से देखें तो इसमें एक तो ये अपर सेक्शन पड़ रहा है, लोअर सेक्शन पड़ रहा है, और एक कर्व सरफेस आपका ये पड़ रहा है, कर्व सरफेस। तो इन सब से अगर हम लगाएं तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम the total flux passing through any closed surface is given by, that is, E dot dA is equal to closed surface integration is equal to कितना है, total charge inside the surface upon epsilon naught, ये लगता है। तो उसमें क्लोज सरफेस में कौन कौन सी सरफेस है, ये अपर सरफेस, लोअर सरफेस एंड दिस होल सरफेस। तो अपर सरफेस से कितना निकलेगा, लोअर सरफेस से कितना निकलेगा, उस चीज को हम देखते हैं। तो ये अपर सरफेस है आपका, ये देखो ये अपर सरफेस है पूरा, ये अपर सरफेस दिख रहा होगा आपको, ये अपर सरफेस। इस अपर सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे बाहर निकल रहा होगा, देखो जरा पहले देखिए, इससे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकल रहा होगा, ऐसे करके बाहर की ओर निकल रहा होगा। लेट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैपिटल ई, ये यहाँ पे हो गया। और मैं एक छोटा सा एरिया एलिमेंट यहाँ पे कंसिडर कर देता हूँ। तो कर्व सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा इस छोटे से डीए, देखो डीए अंदर से हम डालेंगे ऐसे करके, तो ये डीए हो गया। समझ में आ रही बात है। तो इस डीए एरिया से छोटा सा कर्व सरफेस से कितना निकलेगा आपका, तो कितना निकलेगा, ई डॉट डीए, ये निकला। कर्व सरफेस से निकल रहा है, तो मैंने कर्व सरफेस के लिए क्या लिख दिया, फाई सी लिख दिया। ठीक है, ये क्यों लिखा मैंने फाई सी, क्योंकि कर्व सरफेस से निकल रहा है, तो कर्व सरफेस से दिखाने के लिए मैंने फाई सी को यूज किया है। तो फाई सी बराबर कितना होगा, देखो ई डॉट डी ए की जगह क्या लिख सकते हैं, ई डी ए लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि कॉस 0 डिग्री है, बिकॉज एंगल बिटवीन डी ए एंड ई इज योर कितना है, 0 डिग्री। ये इंटीग्रेट मैंने कर दिया। तो जैसे मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, देखो ये आपका इंटीग्रेशन ई डी आ जाएगा, यानी कि कर्व सरफेस से इतना आपका बाहर निकल रहा है, फ्लक्स बाहर निकल रहा है। तो इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, फाई सी इज इक्वल टू ई तो कांस्टेंट है, क्योंकि इस पूरे कर्व सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा सेम, क्योंकि दूरी सबके लिए सेम है इस पूरी कर्व सरफेस के लिए, ये जो कर्व सरफेस है इसकी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, उसको बाहर निकाल दिया। इंटीग्रेशन डीए, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीए क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर कितना होता है, 2 पाई आर, और कितना हो गया आपका एल, इसकी लेंथ है 2 पाई आर एच होता है, एच मैंने इसमें यहाँ पे एल कंसिडर कर रखी है। तो कितना हो जाएगा आपका, इसको अगर आगे हम लिखें तो ई 2 पाई आर एल, यानी कि आपका फाई सी, यानी कि कर्व सरफेस एरिया से इतना इलेक्ट्रिकल फ्लक्स बाहर निकल रहा है। अब दूसरा, ये पहला सेक्शन था, सेकंड सेक्शन है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस अपर सरफेस। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे करके बाहर की ओर निकल रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड बी दिस। और ये छोटा सा जो है आपका डीए मैंने कंसिडर कर दिया, ये डीए है, ठीक है। और इसका एरिया वेक्टर कहाँ की साइड होगा, ऊपर की साइड होगा, ये एरिया वेक्टर हो गया, डी ए वेक्टर हो गया। तो इन दोनों से इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम अपर सेक्शन, तो उसको पाई अपर यू फॉर अपर लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई डी ए कॉस 90 डिग्री। ऐसा क्यों लिखा मैंने cos 90, बिकॉज द एंगल बिटवीन दीज टू इज योर 90 डिग्री, सो दिस फ्लक्स बिकम 0। तो यानी कि सेकंड वाले सेक्शन से, यानी कि ऊपर से कोई फ्लक्स बाहर नहीं निकलेगा। और थर्ड वाला सेक्शन क्या है आपका, तीसरा वाला क्या है, लोअर सेक्शन। तो फाई थ्रू लोअर सेक्शन, एल फॉर लोअर सेक्शन, एल फॉर लोअर सेक्शन। तो लोअर ये अपर सेक्शन है, तो इसको मैंने यू करके अपर दिखा दिया, इसको। तो लोअर सेक्शन से कितना निकलेगा देखते हैं। तो अगेन मैंने क्या किया, देखो ये पूरा लोअर सेक्शन है आपका, ये पूरा लोअर सेक्शन है। इस लोअर सेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे करके बाहर निकल रहा है, और छोटा सा मैंने एरिया कंसिडर किया डीए, ये डीए है, इसका एरिया वेक्टर कहाँ की साइड होगा, डीए, एरिया वेक्टर ये हो गया आपका। तो दोनों के बीच में एंगल 90 है, तो कितना फ्लक्स पास होगा, देखो ई डॉट डी ए which is equal to EDA cos 90 equal to 0, cos 90 0 होता है। तो अब हम इसे को लगा सकते हैं, क्योंकि हमें गॉस का थ्योरम तभी लगा सकते हैं जब जो है
कि क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल होता है गॉस का थ्योरम। तो पूरे क्लोज सरफेस का एरिया कितना, ये ई डॉट डी ए की जगह ई डॉट डी ए कैन बी रिटन एज, ई डॉट डी ए को कैसा लिखा जा सकता है देखिए जरा, तो दिस इंप्लाइज इज इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस ई डॉट डी ए is equal to phi C curved surface plus phi upper surface plus phi lower surface must be equal to charge inside the surface। माना यहां से लेके यहां तक चार्ज कितना है आपका, Q है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया आपका। अगर हम इन वैल्यूज को इसमें रखें, देखो फाई सी की वैल्यू कितनी है आपकी, अभी आपने निकाला था 2 पाई ई इंटू 2 पाई आर एल। तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो फाई सी की वैल्यू कितनी निकली थी आपकी, ई 2 पाई आर एल। ये आपके आगे वैल्यू आपकी फाई सी की, फाई अपर फाई लोअर आपका 0 है, तो मैंने इनकी जगह पे क्या कर दिया, 0 पुट अप कर दिया। ये 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितना आ जाएगा, ई 2 पाई आर एल इज इक्वल टू चार्ज। अब देखिए जरा चार्ज को जरा ध्यान से देखिए इस पोर्शन पे, इसमें लेमडा चार्ज डेंसिटी के हिसाब से जो है पूरा जो है सेक्शन पे जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लेमडा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो हम चार्ज इज इक्वल टू इस यहाँ से लेके यहाँ तक के सेक्शन के कितना चार्ज होगा, चार्ज इज इक्वल टू कितना होता है, चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ ऑफ द सेगमेंट। उस सेगमेंट का लेंथ कितना है आपका, एल है। तो इन प्लेस ऑफ दिस दैट इज क्यू यू कैन पुट दिस वैल्यू दैट इज लेमडा इंटू एल। तो ये कितना रख दिया आपने, लेमडा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितना हो गया, एल एल कैंसिल, सो ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेमडा अपॉन 2 पाई आर एल। 2 पाई आर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज। ठीक है, तो ये हमारा जो है निकल गया। और आप मेरे लेक्चर नंबर 20 में देखना, आप देखना इसको कितनी टिपिकल वे में जो है निकाला गया है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से निकाला गया है, और वो बहुत ही टफ आपको लगेगा। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया, तो इसको प्लीज जो है आप देखिए। ठीक है, अगर हम क्या करें कि इसको थोड़ा सा भारी लेके अगर इसमें कुछ भर दें इसके बीच में और तब निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे के टाइम्स आ जाएगा बेटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा कि यानी कि कोई डायलैक्ट्रिक को अगर इसमें फिल कर दिया तो उसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स जो है के हो जाएगा, यानी कि के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो ये बहुत ही ईजी था, इसको आप लोग देख लीजिए और इसको करने का प्रयास कीजिए। मैंने डायरेक्ट क्यों नहीं लगाया गॉस थ्योरम, क्योंकि मुझे अलग अलग सर्फेसेस का पहले क्या निकालना था, सरफेस एरिया मतलब निकालना, पूरा फ्लक्स निकालना था अलग अलग सरफेस से, अपर वाले से अलग निकाला, लोअर से अलग निकाला, फिर ये पूरा निकाल दिया। तो ये पूरा जो क्लोज सरफेस पे जो लगता है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है बराबर होगा इन तीनों के सम के बराबर, और वो बराबर कितना होता है गॉस के अकॉर्डिंग, टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से लेके यहाँ तक का चार्ज मैंने क्यू कंसीडर किया, और उस चार्ज का वैल्यू कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ जो है एल है, और इसमें चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है लीनियरली, वो कितना है आपका लैम्डा। तो उस क्यू की जगह मैंने कितना लिख लिया, लैम्डा इंटू एल लिख लिया, एंड देन इसको सॉल्व किया और आपको सामने आपका आंसर आ गया। तो ये हमारा हो गया पहला वाला सेक्शन। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो एक बार वीडियो को पॉज करना और पॉज करने के बाद इसको नोट कर लेना, तो बड़ी आसानी से आपको इसका जो है बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब हम जो है दूसरा वाला कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। शेल यानी कि खोखला खोखला कोई चीज होगी उसके अंदर आप निकाल रहे हैं। मैं एक शेल बना के आपको दिखाता हूं, देखिए। तो ये एक शेल है, देखिए जरा, ये शेल है आपका, यहाँ पे ये एक शेल हो गया, ये पूरा खोखला है बेटा, इसके अंदर कुछ नहीं है। तो इसमें यूनिफॉर्मली चार्ज जो है ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट है। लेट द चार्ज ऑन दिस सरफेस
इसके ऊपर जो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, मान लीजिए वो कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है, और इसका अपना रेडियस जो है कैपिटल आर है। कितना है आपका कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ दिस स्फेरिकल शेल। ये हो गया आपका, ये हम सेकंड कर रहे हैं। तो इसका अब आप देखिए कि इसमें कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाला जा सकता है। एक तो यहाँ निकाला जा सकता है, एक इसकी सरफेस पे निकाला जा सकता है, एक इनसाइड दिस स्फेरिकल शेल, यानी कि 3 जगहों पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो हम कहाँ निकाल रहे हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल। तो सबसे पहला जो है आपका हम कर रहे हैं इसमें, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दी, इनसाइड ना निकाल के सब पहले क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं बेटा, ठीक है। बाहर निकालते हैं, फिर बाहर से अंदर की ओर आते हैं, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड साइड दी शेल चार्ज शेल, इसके बाहर निकाल रहे हैं, इसके बाहर निकाल रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा छोटा डायग्राम बना रहा हूँ बेटा, तो थोड़ा सा छोटा डायग्राम इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेटर दिखे। यहाँ पे थोड़ा बेटरली मैं बना सकूँ उसको। ये छोटा सा सेल बना लिया, और ये इसमें पॉजिटिवली चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। और हम आउटसाइड इसके जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकालना चाह रहे हैं, और इसमें चार्ज कितना है, क्यू। इसका रेडियस कितना माना था मैंने, आर माना था। तो यहाँ निकालना है, माना इस पॉइंट की जो है यहाँ से डिस्टेंस जो है कितनी है, स्मॉल आर है, कितनी है। तो इतना ही बड़ा आप एक गॉसियन स्फेरिकल सरफेस क्या कर दीजिए, कंसिडर कर दीजिए। तो ये गॉसियन स्फेरिकल सरफेस जो है इसके चारों ओर हमने क्या कर दिया, कंसिडर कर दिया। ये गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर। तो उसके लिए क्या हो जाएगा बेटा, ये जो स्मॉल आर है शुड बी ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, कैपिटल आर, क्योंकि बाहर निकाल रहे हैं। तो ये जो स्मॉल आर है, यानी कि जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वो बाहर होना चाहिए, यानी कि कहाँ पे होना चाहिए आपका, इससे बड़ा होना चाहिए। तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, दैट इज द रेडियस ऑफ दिस स्फेरिकल शेल। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसके इसके द्वारा ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो माना उसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी है आपकी, कैपिटल ई है, तो बाहर जाहिर सी बात है पॉजिटिव चार्ज है, इससे बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। तो ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, ठीक है। ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर वाले को सेक्शन को मिटा देता हूँ। आउटसाइड द स्फेरिकल शेल मैंने वो लिख दिया है, आउटसाइड, ठीक है। तो यानी कि आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, ये मैंने कर दिया, ठीक है। अब हम जो है ये डायग्राम को बना रहे हैं, ये ई हो गया। तो ये बाहर की साइड निकल रहा है, और इस एरिया वेक्टर को जरा ध्यान से देखो। इसका एरिया मान लिया जाए डी ए है, ये डी ए है। तो एरिया वेक्टर भी कहाँ की साइड होगा, बाहर की साइड होगा, और उसको क्या बोलेंगे, डी ए, क्योंकि वो अंदर से बाहर की ओर होता है। मैंने ऐसा बताया था आपको, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर उसको देखिए। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस क्लोज सर्फेस से पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकलेगा अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, वो कितना निकलेगा देखते हैं जरा। देखिए कितना हो जाएगा, ई डॉट डी ए क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन शुड बी इक्वल टू चार्ज इनसाइड द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसके अंदर कितना चार्ज है, टोटल चार्ज इसके ऊपर कितना है, क्यू डिस्ट्रीब्यूट है। तो अब इसको करते हैं, तो इंटीग्रेशन एस ई डॉट डी एस की जगह लिख डी एस कॉस थीटा, डी ए सॉरी कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना होगा, देखो डी ए भी उसी साइड है, ई भी उसी साइड है, तो कॉस कितना हो जाएगा आपका, 0 इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, जरा इस पर्टिकुलर चीज को जरा ध्यान से देखें, ई तो हर जगह पे कांस्टेंट होगा, क्योंकि जो दूरी जो है यहाँ सेंटर से, इस सेंटर ओ से जो दूरी है इस स्फीयर की, प्रत्येक पॉइंट की, हर पॉइंट की, ईच पॉइंट की जो दूरी है वो क्या है, सेम है। तो इसलिए ई तो हर जगह पे सेम होगा, सिर्फ ए को ही, इसका मतलब डी ए को ही इंटीग्रेट करना है, छोटे छोटे डी ए को जोड़ना है। तो डी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर मैं छोटे छोटे डी एस को जोड़ते चले जाऊँ, ये डी ए सारे जोड़ दूँ, तो ये डी ए कितने के बराबर होगा, अगर मैं देखूं तो ये डी ए किसके बराबर होगा, डी ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ द स्पेयर। कौन सा स्पेयर है, जो बड़ा वाला स्पेयर है उसका। तो कितना हो जाएगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो इस पूरे की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
एंड ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देखो मैंने इसको नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, अगर इसके अंदर कुछ चीज को भर दें किसी डाइलेक्ट्रिक को तो ये के टाइम्स हो जाएगा बेटा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। दूसरा, अब सेकंड केस देखते हैं। ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस यानी कि उसकी सतह पे निकालना है। ये है आपका स्फीयर, ठीक है। और इसका रेडियस कितना आर, हमें यहाँ सरफेस पे निकालना है। कहने का मतलब क्या है, ये जो आर है वो किसके बराबर हो गया, कैपिटल आर के बराबर हो गया। यानी कि ये जो आर था, ये जो आर है किसके बराबर हो जाएगा, ये वाला आर इस आर के बराबर होगा, तभी तो ये सरफेस के ऊपर आएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, सेम चीज होगी भाई। ऐसे करके इसका गॉसियन सरफेस करेंगे तो इतना ही आएगा, यानी कि ये आर किसके बराबर हो गया, कैपिटल आर के बराबर। देयरफॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q upon capital R square because small r become equal to capital R। ये हो गया। अब थर्ड देखते हैं बेटा, आउट इनसाइड द स्पेयर। ये जो है स्पेयर इनसाइड द स्पेयर, स्पेयर के अंदर देख रहे हैं, यानी कि स्पेरिकल शेल के अंदर की साइड देखा जा रहा है। तो ये स्पेरिकल शेल था आपके पास, ये देखिए ये स्पेरिकल शेल था। तो इसके अंदर देखना चाह रहे हैं, यहाँ पे इस पॉइंट पे देखना चाह रहे हैं। ये पी पॉइंट अब अंदर आ गया, ये वो दूरी है, ये कैपिटल आर है। तो इसका ही गॉसियन सरफेस कंसिडर करेंगे। तो यहाँ चार्ज आपका, लेकिन चार्ज जो है बाहर की ओर है, पूरा का पूरा चार्ज कहाँ की ओर है, बाहर की ओर है। दिख रहा होगा आपको। तो चार्ज बाहर है, पूरा चार्ज क्यूब कहाँ की साइड है, बाहर की साइड है। तो चार्ज पूरा का पूरा जो है बाहर की साइड है, अंदर तो चार्ज है ही नहीं। तो अगर मैं गॉस का थ्योरम लगाता हूँ, देखो ई डॉट डी ए इस पर्टिकुलर एरिया पे यहाँ पे बनाता हूँ, तो ये डी ए एरिया हो गया। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ई इज इक्वल टू इनसाइड कितना है, 0 है। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू, चार्ज इसके अंदर 0 है, तो कितना हो जाएगा आपका, अंदर तो चार्ज है नहीं, तो ई भी कितना हो जाएगा आपका, 0। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दी स्पेरिकल शेल, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनसाइड द इलेक्ट्रिक शेल क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, बिकॉज charge inside the spherical shell is 0, so the value of electric field inside the spherical shell become equal to 0। अब ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गए हैं। 3 रिजल्ट हमारे पास आए हैं, 1, 2 एंड 3। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं जो है इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ, ठीक है, थोड़ा मुझे स्पेस चाहिए, ठीक है, ठीक है। यहाँ देखिए जरा, तो ये देखिए, ये ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर ओ से जो डिस्टेंस है, ये सेंटर ओ जो है इससे दूरी। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक यानी कि आर तक अगर मैं एक रेडियस बनाऊँ, देखो ये ऐसे करके मैं रेडियस बनाऊँ, ये एक स्पेयर बनाऊँ इसमें, तो ध्यान से देखिए जरा, यहाँ तक यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो आर दूरी है, यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 0 है। देखो क्यों है, बिकॉज यहाँ से लेके यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी निकली थी, 0, बिकॉज अंदर जो है आपका चार्ज कुछ नहीं है। तो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैं इस जो है ऑरेंज कलर के इससे दिखा रहा हूँ, तो ये जो है 0 है। उसके बाद क्या हो रहा है, देखो जरा, उसके बाद सबसे ज़्यादा है और फिर उसके बाद क्या हो जा रही है, सब्सिक्वेंटली डिक्रीज कर रही है। तो ये अगर हम बनाना चाहें तो उसके बाद सब्सिक्वेंटली क्या कैसे डिक्रीज कर रही है, ऐसे करके डिक्रीज कर रही है। जरा ध्यान से देखो, ई इसको देखो जरा, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो कैसे डिक्रीज कर रही है, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो ये मैंने स्पेयर के साथ ही आपको दिखा दिया। अगर इसको हटा दोगे तो तब भी ये ग्राफ जो है वैलिड है। आप इसको देखिए, तो अंदर की साइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मैक्सिमम कहाँ पे होती है, सरफेस पे होती है, देन उसके बाद सब्सिक्वेंटली डिक्रीज करने लगती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपका आ गया। अब कुछ और रिजल्ट निकाल लेते हैं, उस चीज़ को देखते हैं जरा, ठीक है। अब कुछ और कैसे क्या चीज़ निकालनी है उस चीज़ को देखिए, उसको मैं नीली पेन से करके दिखाता हूँ, नीले से। अब देखिए ये हमारा रिजल्ट निकला था आउटसाइड, ये किसके लिए था, फॉर आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो मैं पहले रिजल्ट को देख रहे हैं, फॉर आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। देखिए
ये जो स्पेयर है इसके सरफेस में पूरा चार्ज डेंसिटी फैल रखी है, सरफेस में पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू कितना होता है, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि इस स्पेयर का रेडियस कितना कैपिटल आर है। तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए जरा, थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूं। तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा उस चीज को देखिए। तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो इसी रिजल्ट के आगे आप लिखना, इसी के नीचे इसके लिखना, इसी फर्स्ट वाले सेक्शन में आप क्या लिख सकते हैं, फॉर आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। उसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, देखो हमारा रिजल्ट क्या आया था, हमारा रिजल्ट ये आया था। तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये अपनी जगह पे है। इन प्लेस ऑफ Q यू कैन पुट दिस वैल्यू, दैट इज कितना हो जाएगा, सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई कैंसिल आउट, तो जो भी रिजल्ट बना बचा है वो आपकी वैल्यू है। तो कितना हो जाएगा, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये इनसाइड आ गया, सॉरी आउटसाइड आ गया। तो दूसरा क्या है, ऑन द सरफेस दैट इज आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो इन दैट केस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये निकली हुई है, तो यहीं पे लिख लेते हैं। तो दूसरा, अब आर इज इक्वल टू आर के लिए कर लेंगे, तो ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू, इन प्लेस ऑफ क्यू यू कैन पुट दिस वैल्यू, दैट इज चार्ज इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया ऑफ द स्पेयर। तो कितना हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी सिग्मा है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर कैंसिल, 4 पाई कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देख रहे हैं कितने अच्छे मस्त रिजल्ट आ रहे हैं। तो देखिए ऐसा भी लिख देगा, अगर जैसे एग्जाम में आ गया कि द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज स्पेरिकल शेल, तो उसने 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें से एक ऑप्शन ये था, बाकी ये कुछ 3 ऑप्शन गलत दे दिए। तो आप कहेंगे हमने तो ऐसा पढ़ा था और रिजल्ट ऐसा दे रखा है, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए याद रखिए कि कैसे हमने इस चीज़ को निकाला, और इनसाइड तो वो 0 है। तो इस प्रकार से आज हमने जो है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में कुछ ये देखा। अब हम जो है फर्दर कुछ और एप्लीकेशंस इसमें करेंगे, और ये जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो भी स्पेरिकल का ही होगा, क्योंकि स्पेरिकल के दूसरे केस भी हैं हमारे पास, उसको भी हम देखेंगे। लेकिन एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए, कि इसी पर्टिकुलर जो सेक्शन में हम एक चीज़ और देख लेते हैं। देखिए जैसे स्पेरिकल शेल के लिए, शेल के अंदर खाली है, तो ये खाली शेल के अंदर जितना भी आपका जो है, आपका क्या होता है, आपका ये जो शेल है, आपका पूरा शेल देखता है, आपका चार्ज कहाँ होता है, पूरा सरफेस के ऊपर होता है। जितना भी चार्ज होता है पूरा शेल के सरफेस के ऊपर होता है। सेम जो है आपका जो है क्या होगा, किसी मेटेलिक या कंडक्टिंग स्फीयर के लिए भी होगा। यदि आपके पास कोई मेटेलिक स्फीयर है तो उसका भी चार्ज जो है पूरा सरफेस के ऊपर होता है, भले वो सॉलिड हो चाहे हॉलो हो। समझ में आ रही है मेरी बात ये, अगर वो सॉलिड भी होगा तो भी उसके चार्ज पूरा सरफेस पे होगा। और ये चार्ज सरफेस पे होने का मुख्य कारण स्किनिंग इफेक्ट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, स्किनिंग इफेक्ट के कारण उसका चार्ज सरफेस पे होगा। तो यानी कि अगर आपके पास एक सॉलिड मेटेलिक कंडक्टिंग स्फीयर है, तो वो भी ऐसा ही रिजल्ट देगा जैसा कि एक चार्ज हॉलो स्फीयर दे रहा है। कहने का मतलब उसमें भी सारी वैल्यूज जो हैं सेम आएंगी, बिकॉज चार्ज ऑन ए कंडक्टर रिसाइड ऑन इट्स सरफेस, उसके सरफेस के ऊपर रहता है। तो यानी कि एक कंडक्टर के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। इसको आप लोगों को याद रखना है। और ये बार बार जो है सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए सॉलिड चार्ज स्फीयर। तो सॉलिड चार्ज स्फीयर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। समझ में आ रही बात है, क्यों, क्योंकि चार्ज पूरा का पूरा जो है उसके सरफेस पर रहता है बिकॉज ऑफ स्किनिंग इफेक्ट। बाकी सारे रिजल्ट यही होंगे। जहां जहां पे आपने जो है हॉलो स्फीयर लिखा है या स्पेरिकल शेल लिखा हुआ है, तो वहां वहां पे आप चार्ज कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर लिख दोगे आप, तो बस बाकी रिजल्ट यही रहेंगे। तो हमारे इसी के साथ 2 सेक्शंस कंप्लीट हुए हैं। अभी हम जो है इसी में स्पेयर, क्योंकि स्पेयर में 2 केस और एक और केस बनता है आपका, पहले 2 केस तो इसमें आ गए, एक केस और बनता है कि यदि आपके पास नॉन कंडक्टिंग कोई स्पेयर है तो उसमें कितना होगा। इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और ये बहुत अच्छे आपको क्या देगा, आपका रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। तो
तो आप इस लेक्चर को मिस ना करें और इसको मेरे नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर देखें, ठीक है। और मैं इन द सेम टाइम जो है आपका अब आगे के 4th चैप्टर को भी स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे मुझसे बोल रहे हैं कि 4th चैप्टर को भी स्टार्ट करो, तो मैं 4th चैप्टर को भी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड को भी हम चार्ज कर रहे हैं, स्टार्ट करेंगे और उसमें मैग्नेटिज्म को पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टाइम जो है मैं मेरे 2 लेक्चर्स जो हैं इसमें पर डे लॉन्च होंगे, और पहला जो है आपका ये यहाँ से जो कंटिन्यू चल रहा है ये तो चल ही रहा है, और 4th लेक्चर से भी आपका स्टार्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग सभी लोग पढ़ते रहें और इस चैनल में बने रहें। ओके, थैंक यू।